Students, now we discuss next important part in genetics, मेंडलिज्म। ठीक है, तो देखिए मेंडलिज्म क्या होती है। एक तरह से मेंडलगिरी कह सकते हो भाई, इसको होते हैं ना, कई तरह की गिरी होती हैं। एक इनमें से कौन सी गिरी है, जैसे होती है एक दादागिरी है ना, चमचागिरी, ऐसे कौन सी गिरी है ये, मेंडलगिरी, मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म मीन्स इनके बारे में पूरी डिटेल स्टडी देखी, कौन थे, कहाँ पैदा हुए, इन्होंने क्या क्या काम किया था। तो बेसिकली देखा जाए मेंडल को तो अपन ने फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा ही है। तो इनका सबसे पहले अपन देखते हैं बर्थ कहाँ पर हुआ था। इनका बर्थ हुआ था 22 जुलाई 1822, इसमें इनका बर्थ हुआ था। और इसके बाद ये लगभग इस दुनिया में 62 ईयर तक रहे। इस दुनिया में ये 62 ईयर तक रहे लगभग। अब आप देखिए कब इनकी डेथ हुई। इनका जो डेथ टाइम था वो है 1884। तो अप्रॉक्स ये कितने साल के थे जब, जितने टाइम इन्होंने इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पर दिया, वो था 62 ईयर। अब इन 62 ईयर में देखिए इन्होंने कब क्या कहा, इसलिए अपन जानना जरूरी है। तो देखिए यहां पर इन 62 ईयर में देखें तो इन 1856 to 57 to 1863 मीन्स 7 ईयर। ये 7 ईयर इन्होंने वर्क किया था, वर्क ऑन 7 ईयर वर्क ऑन पी प्लांट। और ये पी प्लांट इज इक्वल टू पायसम सटाइवा, इस पर वर्क किया था इन्होंने 7 साल तक। और वो वर्क जो वर्क ईयर थे इनके वो 56-7 से 83 के बीच में थे। फिर इसके बाद में इन 1863 में इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया। और ये जो पब्लिश किया था वो किया था नेचर फॉर सैंडरवेरिन। इनका जो वर्क था 1865 में पब्लिश किया। वो था इनका जो टाइटल था वो था नेचर। देखिए ये बहुत टाइम तक काम करते रहे। बेसिकली ये मॉन्क एक तरह से क्या साधु बन गए थे एक मोनेस्ट्री में जो ब्रुन सिटी में थी। वहाँ पर पूरे दिन काम करते थे। और उन 7 सालों में जो वर्क किया था इन्होंने, उस वर्क को इन्होंने पब्लिश किया नेचर फॉर सैंडरवेरिन। नेचर फॉर सैंडरवेरिन इस नाम से पब्लिश किया। ये देखिए जो वर्क था इनका वर्क वो पब्लिश हुआ कब, ये पब्लिश ईयर था, ठीक है ना। इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया 1865 में और वो टाइटल था नेचर फॉर सैंडरवेरिन नाम से 65, जिसमें सारे डिटेल डेटा थे। लेकिन लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। बेसिकली जो मेंडल थे वो मैथमेटिशियन थे, तो बायोलॉजी वालों को वैसे भी मैथ वालों की कहाँ बात समझ में आती, इसलिए लोगों ने, बायोलॉजिस्ट ने स्पेशली इनको रिजेक्ट किया कि जब भी किसी के सामने अपनी बात बताते थे तो वो पूरा मैथमेटिक्स के डेटा, स्टैटिक्स को लेके बात करते थे। मैंने इतने एक्सपेरिमेंट किए, इतने मेरे को रिजल्ट मिले, तो रेशियो बताते थे उसका। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज इनके बीच में सबसे बड़ी वजह बनी थी, जो बायोलॉजिस्ट को अपनी बात को समझाने में उतने ज़्यादा सफल नहीं हुए थे। फिर क्या हुआ अब आप देखिए। और इनकी डेथ हो गई कब, बिना किसी क्रेडिट के, विदाउट एनी क्रेडिट की डेथ हो गई 1884 में। अब 1884 में डेथ हुई। तो इससे पहले ये जो मेंडल थे, ये मेंडल एक्चुअल में किस में कहाँ पे पैदा हुए थे, इनका जो बर्थ है वो बर्थ तो अपन ने देख लिया ईयर है, बट ये कहाँ पैदा हुए थे। ये पैदा हुए थे एक्चुअल में एक विलेज में, और उस विलेज का नाम है सिलेसिया।
सिलेसिया विलेज इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देखिए कंट्री है और उसमें जो विलेज है वो अपना कौन सा है, सेलिसिया। सेलिसिया विलेज में पैदा हुए थे, ठीक है ना, SILE सेलिसिया। तो अब आप सोचिए, गांव का छोकरा ही है, गांव का छोकरा गजब कर गया। ऑस्ट्रिया के छोटे से गांव में पैदा हुए थे मेंडल, सिलेसिया गांव में पैदा हुए ऑस्ट्रिया के में। और बाद में इन्होंने इसी में वर्क जो किया था, ये एक्चुअल में ब्रुन सिटी में वर्क किया इन्होंने, वर्क इन ब्रुन सिटी। पैदा होने के बाद में आगे चले गए तो वर्क इन ब्रुन सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया की ब्रुन सिटी में इन्होंने काम किया। तो क्या काम किया भाई, ये तो फक्कड़ थे, बाबा बन गए, किसी मठ में जाके वहां पर एक तरह से बाबा हो गए। क्रिश्चियन थे तो क्रिश्चियन जो मोनेस्ट्री थी वो एज अ मॉन्क, ब्रुन सिटी में जो काम किया एज मॉन्क का मतलब होता है साधु, मॉन्क। और कहाँ पे, इन ऑगस्टियन मोंटेसेरी, ऑगस्टियन मोंटेसेरी, ठीक है ना। तो आप सोच लीजिए, ऑगस्टिनियन मोंटेसेरी में काम किया। इसमें इन्होंने देखो क्या किया, मोनेस्ट्री, कौन सी मोनेस्ट्री थी, ये थी ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री। नाम है, थोड़ा सा याद रह जाता है तो ठीक है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आप देखिए, ये इनका पिछला हिस्ट्री है। छोटे से गांव सेलिसिया में पैदा हुए ऑस्ट्रिया के में, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में इन्होंने काम किया एज ए मॉन्क ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री में। तो ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री में ये बेसिकली क्या बन गए, एक तरह से पादरी बन गए। तो वहाँ पर क्या था, एक बड़ी चर्च थी। तो वहाँ के जो हेड प्रीस्ट थे उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, यहाँ जो बहुत सारे लोग रहते हैं तो इनके लिए सब्जियाँ उगाना चालू कर दो तुम। तो वो एक्सपेरिमेंट करते रहे और इनको दोनों फ़ायदे हो गए। 7 साल एक अच्छा पीरियड मिल गया। इस पीरियड में इन्होंने बहुत सारे वर्क किए और उन वर्क को 1865 में नेचर फॉर सेंडर वेरी नाम से पब्लिश भी किया, बट कोई क्रेडिट नहीं मिला। विदाउट एनी क्रेडिट इनकी डेथ हो गई 1884 में। अब मेंडल को कुछ क्रेडिट नहीं मिला, उसकी वजह एक और थी। इन सब के पीछे उस दौर में सबसे ज़्यादा रोमांटिक पीरियड चल रहा था डार्विन का। यदि अपन डार्विन की हिस्ट्री देखें थोड़ा सा, ये जो डार्विन थे, तो डार्विन बेसिकली एक फिलोसोफर थे और इन्होंने 1859 में, इसी दौर में 1859 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की, ओरिजिन ऑफ स्पीसी। ओरिजिन ऑफ स्पीसी जैसे ही बुक पब्लिश हुई तो इसमें इन्होंने 3 कंसेप्ट दिए, बड़े लाइफ के मज़ेदार 3 कंसेप्ट दिए इन्होंने कहा, पहला जो लाइफ का पहला स्टेप है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये जीवन एक संघर्ष है दोस्तों, लेकिन इस संघर्ष में जो लगातार काम करते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। मीन्स सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट है वही हिट है, जो जीता वही सिकंदर है। लड़ते तो सब हैं लेकिन जीतता वही है जो लगातार लड़ता है। थर्ड इन्होंने कहा, जो लगातार कंटिन्यूस लड़ता रहता है तो उसके अंदर इतने ज़्यादा नए कैरेक्टर आ जाते हैं कि उससे हो जाता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसी। तो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने कंसेप्ट दिए। अब ये दौर एक्चुअल में था डार्विन का और ये चला कब तक, 1900 तक, बिना किसी वेरिएशन के। जबकि इनको कोई जानकारी नहीं थी जेनेटिक्स की। असल में जानकारी जेनेटिक्स दे रहे थे। जेनेटिक्स की ये देखो 1863 में और 1865 में इन्होंने अपनी सारे एक्सपेरिमेंट पब्लिश भी किए। लेकिन इस दौर में रोमांटिक पीरियड, लोग दीवाने थे डार्विन के। डार्विन जो कहता था वही सुनते थे लोग। डार्विन ने कह दिया भैया
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है जीवन में, वही लगातार कंटिन्यूस फिट रहते हैं जो अपने आप को चेंज करते हैं, लेकिन ये चेंज कंटिन्यूस उन्हीं में रहते हैं और लगातार उनमें ऐसा होने से न्यू चीज बन जाती है। 1900 तक 1900 तक चला रोमांटिक पीरियड ऑफ द डार्विन। लेकिन अब देखिए रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। देखिए मेंडल की जो दोबारा से खोज हुई, देखिए कहते हैं ना ये सब कुछ यदि ईमानदारी से करते हो, सच्चाई के साथ करते हो तो लाइफ में वो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट देता है। डेथ हो गई, कोई क्रेडिट नहीं, कोई जानकारी नहीं लोगों को। उसकी वजह एक और थी कि उस समय सोशल मीडिया कुछ नहीं था, कम्युनिकेशन बहुत पुअर था और इन्होंने उस दौर में अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए थे वो मैथ की लैंग्वेज में दिए थे, मैथमेटिक्स के लोग थे, इसलिए लोगों ने समझ नहीं पाई ये रीडिस्कवरी। तो अब आप देखिए इन्होंने रीडिस्कवरी की। इनकी डेथ कब हो गई थी? 1884 में डेथ हो गई। उसके डेथ के आफ्टर 16 ईयर ऑफ डेथ, आफ्टर 16 ईयर ऑफ डेथ मीन्स इन 1900। इन 1900 3 साइंटिस्ट, 3 लोग आए इन्होंने, 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है ना। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे वो? 3 साइंटिस्ट अपने कौन कौन से थे वो बता सकते हो? तो 3 साइंटिस्ट इन्होंने जिन्होंने दोबारा से रीडिस्कवर किया मेंडल को, वो थे 3 साइंटिस्ट। एक्चुअल में अपन देखें शेरमार्क, कॉमनली पढ़ते हैं शेरमार्क, ह्यूगो डी ब्रीज और एक है कॉरेंस। 3 साइंटिस्ट जो थे वो 3 साइंटिस्ट अलग अलग देशों में काम कर रहे थे। 3 साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट ने देखिए कौन कौन से। सबसे पहले इनमें नाम याद रखो। पहले साइंटिस्ट अपने कॉरेंस। ये कॉरेंस कहाँ के थे? ये कॉरेंस जर्मनी से थे। कॉरेंस जर्मनी। और इनका जो वर्क हो रहा था मेज पर, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये किस पर? ऑन मेज। मेज पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था इनका। अलग कंट्री देखिए जर्मनी में ही है। दूसरे साइंटिस्ट, सेकंड साइंटिस्ट अपने आए ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज क्या कर रहे थे? ये थे कहाँ के? ह्यूगो डी ब्रीज ये हॉलैंड, ह्यूगो डी ब्रीज तो हॉलैंड के थे। और हॉलैंड में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इवनिंग प्रिमरोज पर। एक्सपेरिमेंट ऑन इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है। अब आप देखिए अलग अलग प्लांट है, अलग अलग कंट्री है, रिजल्ट सबके सेम। एक और साइंटिस्ट ऑस्ट्रिया के ही, जिन्हें शेरमार्क बोलते हैं अपन, टी शेरमार्क बोलते हैं अपन, ठीक है। शेरमार्क ये ऑस्ट्रिया, अगले इसी ऑस्ट्रिया में ही इनका काम हो रहा था एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट। डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पे इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके सेम कंक्लूजन दिया जो कि मेंडल पहले दे चुके थे 1865 में। सेम कंक्लूजन में जो कॉरेंस थे, कॉरेंस ने 2 लॉ दिए, 2 लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल ने जो 2 लॉ दिए थे वो बताया कॉरेंस ने मेज पे एक्सपेरिमेंट करके। पहला इनका था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फर्स्ट लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। और दूसरा एक और लॉ इन्होंने दिया, अपन आगे पढ़ेंगे इनको कैसे क्या लॉ होते हैं। ये था सेकंड लॉ, लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन के बाद में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं इसको, ठीक है। ये दो लॉ वही दिए रिपीट करके जो मेंडल पहले दे चुके थे। तो मेंडल को रीडिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जो कि पहले मेंडल दे चुके थे। कॉरेंस ने तो प्रूव भी कर दिया कि फर्स्ट और सेकंड लॉ मेंडल के क्या थे। ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसका मतलब ये होता है कि जो पेरेंट होते हैं उनसे जो गैमीट बनते हैं, तो गैमीट जब बनते हैं तो उनमें जो फैक्टर अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं, प्योर होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं इसको। उसके बाद में ये नेक्स्ट जनरेशन में जो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव फैक्टर हो, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ द मेंडल का था। तो ये रीडिस्कवर किया इन 3 साइंटिस्ट ने। अब इन 3 साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बाद दूसरा, इनको अब ये जो इनको जो क्रेडिट मिलने वाला था, तो कितने सालों तक इनका क्रेडिट हिडन रहा। अब आप देखिए, दिया था 65 में और बात पता लगी कब, 19 में। तो ये पीरियड कितने का गैप हो गया, 34 ईयर ऑफ मेंडल हिडन। तो यहां पर 34 ईयर ऑफ मेंडल हिडन, यहां तक वो क्यों छुपे रहे दुनिया की नजरों से। 34 ईयर कब से कब तक, देखिए ये एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने दी थी 1865 में, और इनको क्रेडिट जो रीडिस्कवरी हुई थी 1900 में। तो ये 34 ईयर लाइफ के इनके, 34 डेथ के, यानी कि 34 ईयर तक कुछ भी नहीं पता लगा। डेथ भी हो गई 16 साल, और उसके बाद में 1900 में, माने अगले 14 सालों बाद पता लगा 34 ईयर में। तो क्या हुआ कि इसकी वजह क्या थी, क्यों छुपे रहे, कॉज क्या था। कॉज ये था, 34 हिडन होने का कॉज, पहला ये कॉज था कि इन्होंने, यानी पुअर कम्युनिकेशन, बहुत कम कम्युनिकेशन था, लोगों को जानकारी उतनी नहीं हो पाई। छोटे छोटे जो न्यूज़पेपर उस समय होते थे, उनमें थोड़ा सा पब्लिश हुए, लोकल लेवल पे लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाया। आज के टाइम पे होता तो नेचुरली इतना सारा जो अपना सोशल मीडिया है, टीवी चैनल हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने लगते, तुरंत लोगों को पता लग जाता है। उस समय ऐसा नहीं था। दूसरा, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिए थे, तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो किस वे में था, मैथमेटिक्स। तो बायोलॉजिस्ट डजंट अंडरस्टैंड मेंडल, तो मैथमेटिक्स वे था, मैथमेटिकल वे कह सकते हैं ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो मैथमेटिकल वे में था, गणित की भाषा में था, स्टैटिक्स लोगों को समझाते थे। तो ये बात लोगों को उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं हुई, इसलिए ये 34 सालों तक हिडन रहे मेंडल। दूसरा, अब आता है कि आखिर मेंडल की सक्सेस का क्या राज था। मेंडल मतलब 1900 में जो भी एक्सपेरिमेंट दिए थे, तो रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। देखिए अपन स्टेप बाय लेते हैं। तो सबसे पहले मेंडल जो थे वो कहाँ थे, इनकी जो बायोग्राफी है, ये इनकी बायोग्राफी है मेंडल की। ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2, ये कितने सालों तक हिडन वे में रहे, ठीक है। और इसी में एक और स्टेप आ गया, रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल। अब दूसरा पार्ट इसमें देखते हैं। यहाँ पे अपन इन डार्विन दादा को हटाते हैं। भाई डार्विन दादा तो बीच में कूद पड़े थे, इनकी वजह से बेसिकली मेंडल की डेथ हुई थी। मेंडल बेचारा लोगों के सामने आ ही नहीं पाया था। 1884 में डेथ हो गई थी। डेथ का कॉज जो था, इनको बीमारी हो गई थी और वो था ब्राइट डिजीज हो गई थी मेंडल को। ब्राइट डिजीज एक तरह की किडनी की बीमारी है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। किडनी बेकार हो गई थी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गई थी। ग्लोमेरुलस पर, बाउमेन कैप्सूल पर फिल्ट्रेशन से लिट पे इन्फेक्शन हो गया था। तो ये तो ठीक है भाई, दुनिया में चले गए नहीं हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मेंडल जिंदा हैं।
हम और तुम कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में कई लाखों जगह पे पढ़े जा रहे हैं मेंडल। तो इनकी सफलता का कारण क्या है? देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं नीट में और अपन इनको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला कॉज था रीजन, देखें अपन फॉर मेंडल सक्सेस। तो यहाँ अपन हेडिंग लेते हैं रीजन, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल सक्सेस क्या होती है? देखिए यहाँ पर मेंडल की सक्सेस के क्या राज हो सकते हैं। मेंडल की सक्सेस के बहुत सारे राज होंगे। देखिए क्या क्या हो सकते हैं। पहला यहाँ पे देखें अपन तो इनमें सबसे पहले इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया था वो उन्होंने एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर को स्टडीड किया था। पहला जो सक्सेस का राज था, इन्होंने स्टडी ऑफ जेनेटिक्स जो की थी, उस जेनेटिक्स में या स्टडी ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं अपन, कैरेक्टर 1 और 2, स्टडी ऑफ कैरेक्टर 1 और 2 एट वन टाइम। वन टाइम में इन्होंने एक कैरेक्टर को ही स्टडी किया। ये एक सबसे बड़ी बात बनी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो लिए थे, उसमें उन्होंने एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया था। इसलिए इन्होंने लिंकेज को डिस्कवर नहीं कर पाए थे। अभी आप देखेंगे कि जैसे क्रोमोजोम जो होते हैं उनमें 4th क्रोमोजोम है, 1 क्रोमोजोम है, 5th और 7th, 4 क्रोमोसोम पर 7 कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन हैं। तो उस समय लिंकेज को ये डिस्कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्हें अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग टाइम पर स्टडी किया था। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कैरेक्टर 1 और 2 एट वन टाइम, ये सबसे पहली सफलता की बात इनकी ये थी। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि मेंडल ने सिलेक्शन क्या किया था। तो सिलेक्शन ऑफ जो किया था पी प्लांट को सिलेक्ट करने का, यानी पायसम सटाइवम को सिलेक्ट करने की क्या वजह थी? इससे इनको क्या फ़ायदा मिला? फ़ायदा ये मिला पहला कि पायसम सटाइवम जो प्लांट है इसकी जो लाइफ साइकिल है, पहली बात तो ये प्लांट बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। इसका मतलब मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर होते हैं, सेम बाइसेक्सुअल प्लांट है। दूसरा इसकी जो लाइफ पीरियड है, इसका जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल ये 2 to 3 मंथ में हो जाती है पूरी, 2 से 3 महीने में रिजल्ट आ सकते हैं। पहला कॉज ये हुआ, दूसरा कॉज ये हुआ, तीसरा थर्ड देखिए, थर्ड इसमें और क्या था, पी प्लांट से क्या फायदा मिला? पी प्लांट से दूसरा फायदा ये मिला कि इसमें बहुत सारे नियर अबाउट कितने 7 इसमें 7 डिफरेंट कैरेक्टर थे, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट या 7 कैरेक्टर अपन इनको कहते हैं, वो मिल गए इनको। तो इतने सारे इनके लिए स्टडी के लिए बहुत थे। फोर्थ पॉइंट इनमें ये जो होता है, इनमें नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन से क्या फ़ायदा हो रहा था? देखिए नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन में ये मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही फ्लावर पर है। यदि अपन इस फ्लावर को देखें तो जैसे ये पायसम सटाइवम का ये फ्लावर है, ये इसका फीमेल पार्ट है, दिस वन इज द फीमेल पार्ट, ये मान लीजिए ओवरी है, और इसके पैरेलल में यहाँ पर ये मेल पार्ट है, ये ठीक है, ये मेल पार्ट है इसका, दूसरे मेल पार्ट ये होंगे इस टाइप से, ये मेल पार्ट है इसका, एंथर है ये। तो अब ये क्या हो रहा था, एंथर ये मेल पार्ट है
और ये फीमेल पार्ट है। तो अब इस पे एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ पर निकल के पहुँचते थे। तो नेचुरल सेल पॉलिनेशन है इसके अंदर। बाकी के अपन जानते हैं कलरफुल पार्ट होगा, पेटल, ठीक है, और ये प्रोटेक्टिंग पार्ट होते हैं सेपल पेटल। ये एक्चुअल में फ्लावर है और इसका थैलेमस यहाँ पर ये फ्लावर लगा हुआ है। सेल्फ नेचुरल सेल पॉलिनेशन पाया जाता है इसके अंदर। बट मेंडल ने क्या किया, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया, तो वो इजीली हो गया। तो इन्होंने आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया। कर सकते हैं इसमें क्या किया, इसके लिए इन्होंने मेथड क्या, आगे पढ़ेंगे अपन। मेथड में इमैस्कुलेशन किया। इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं कि जो मेल पार्ट होता है इस मेल पार्ट को कट कर देते हैं। तो मेल पार्ट कट कर दिया गया, मेल पार्ट इसका कट कर दिया गया और इस कट करने के मेथड को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। तो अब आप देख सकते हैं कि अब जब इस फ्लावर का जो मेल है वो काट दिया, इधर भी काट देंगे, फिर उन्होंने क्या किया, अनोदर फ्लावर, ये कोई दूसरा प्लांट है उसका जो मेल पार्ट है उससे पोलिन ग्रेन को यहाँ लेके आए। तो इसको बोलते हैं अपन क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियल। और उसके बाद इन्होंने कोई अनोदर पोलिन ग्रेन ना आ जाए तो इसको बैगिंग कर दिया था। ये मेथड यूज किए थे, टेक्निक यूज की थी मेंडल ने टेक्निक यूज करने के साथ साथ में दूसरा, इस प्लांट को इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल है कि क्या वजह थी, मेंडल जो थे उनकी सफलता की एक वजह ये थी कि बाई चांस इन्होंने क्या ले लिया था, पी प्लांट ले लिया था। पी प्लांट क्यों लिया था उसकी बात सामने आ गई। कैरेक्टर इन्होंने एक बार में केवल एक या दो कैरेक्टर को स्टडी किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस पे आगे बात करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। फिर दूसरा ये जो मेंडल के 7 जो कैरेक्टर हैं वो देखिए। अगला पार्ट इसमें आता है नेक्स्ट वन, अपन देखें इसमें तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग या मेंडल के 7 कैरेक्टर। नेक्स्ट पार्ट अपना है इसी में मेंडल्स 7 कैरेक्टर। मेंडल के जो 7 कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? 7 कैरेक्टर मेंडल के अपन देखें तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला इसमें देखते हैं अपन नंबर 1 प्लांट लेंथ। प्लांट लेंथ ऑफ प्लांट है, फ्लावर पोजीशन है। देखिए पहला कैरेक्टर है लेंथ ऑफ प्लांट। दूसरा इस प्लांट पर पोजीशन ऑफ द फ्लावर, उसकी एक्सेस क्या है, तो दूसरा है पोजीशन ऑफ फ्लावर, ठीक है, FLW मीन्स फ्लावर, ये 2। और तीसरा इसमें जो है शेप ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड, पोड की जो शेप है वो। तो ये 3 कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है। इनके लिए जो जीन है अपन देखें तो आप देखिए इन तीनों के लिए जो जीन है वो प्रेजेंट होता है ऑन 4th क्रोमोसोम। अब आप सोचिए चौथे नंबर का जो क्रोमोसोम है 4th क्रोमोसोम, उस पर प्रेजेंट होते हैं इन 3 कैरेक्टर को करने वाला, कंट्रोल करने वाला जीन प्रेजेंट होता है 4th क्रोमोसोम पे, ठीक। दूसरा 3 कैरेक्टर हो गए। चौथा जो कैरेक्टर है और इसका जो 5वां कैरेक्टर है, इसके लिए डिफरेंट जीन है। ये है कलर ऑफ पोड एंड शेप ऑफ पोड। देखिए कलर ऑफ पोड, दूसरा यहाँ पर शेप तो हो ही गया, दूसरा यहाँ पर है शेप ऑफ। अब आप देखिए इसका जीन और इसका जीन कहाँ होगा। शेप, कलर ऑफ द पोड एंड शेप ऑफ सीड, ये सीड है, शेप ऑफ सीड।
तो इसका लिए जो जीन है वो होता है ऑन 5th क्रोमोजोम और ये होता है ऑन 7th क्रोमोजोम। 3 क्रोमोजोम हुए हैं। 4th क्रोमोजोम पर जो जीन है वो 3 कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। 5th पे एक ही कैरेक्टर को है, 7th पे एक ही कैरेक्टर को है। अब बच गए रिमेनिंग 7th और 6th और 7th। ये कैरेक्टर देखिए, इसमें मान लो ये है अपने कलर ऑफ कॉटिलीडन या कलर ऑफ जो अपन सीड कह सकते हैं, ठीक है ना, कलर ऑफ सीड कह सकते हैं। जो कॉटिलीडन है उसका कलर है, दूसरा कलर ऑफ द फ्लावर। तो कलर ऑफ सीड कोट कह सकते हैं या कॉटिलीडन कह सकते हैं, और दूसरा है कलर ऑफ फ्लावर। देखिए 7 कैरेक्टर हो गए और इन 7 कैरेक्टर का जो जीन है, इन कैरेक्टर को जो जीन फैक्टर कंट्रोल करता है वो डिफरेंट क्रोमोजोम पे। तो इन दोनों के लिए ये जो जीन प्रेजेंट होता है ऑन 1st क्रोमोजोम। तो टोटल कितने जीन है? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ट्रेट को करने वाले, कंट्रोल करने वाले 4 टाइप के जीन हैं। जो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 1 जीन, क्रोमोजोम तो 4th है, ये मान के चलिए 4th नंबर का क्रोमोजोम है और इस 4th नंबर के क्रोमोजोम पर ये जीन है। तो ये जीन एक्चुअल में क्या है? एक जीन है। जीन तो 1 है, लेकिन कंट्रोल कितने कर रहा है? कितने कैरेक्टर को? 3 कैरेक्टर को। 1 जीन कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर। जनरली क्या था, 1 जीन बन एंजाइम, बीडल एंड टॉटम ने दिया था कि एक जीन एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 ऐसा होता भी है कि एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। इसको क्या कहेंगे अपन? प्लियोट्रॉपी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो अपन यहाँ वाले केस में देखने की कोशिश करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो इसका जो कंक्लूजन था वो साइंटिस्ट, एक ब्लिक्स्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या है? ब्लिक्स्ट। इन्होंने देखिए ब्लिक्स्ट ने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू ब्लिक्स्ट, ये साइंटिस्ट नेम है ब्लिक्स्ट। इन्होंने देखिए क्या किया है अकॉर्डिंग टू ब्लिक्स्ट। पहला पॉइंट इन्होंने दिया डिस्क्राइब किया प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब देखिए क्या होता है। प्लियोट्रॉपी का मतलब है व्हेन 1 जीन कैन कंट्रोल मोर देन 1 or 2 कैरेक्टर। इसका मतलब है 1 जीन कैन कंट्रोल मोर देन 1 or 2 कैरेक्टर। ठीक है ना, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। और इस जीन को क्या कहेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन। तो यहाँ पे प्लियोट्रॉपिक जीन पहले पे प्रेजेंट है और 4th पे प्रेजेंट है। एक जीन है 2 कैरेक्टर को कर रहा है, ये वाला 1st क्रोमोजोम वाला 2 कैरेक्टर को करता है और 4th क्रोमोजोम वाला 3 कैरेक्टर को करता है। दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। ब्लिक्स ने इसको डिस्क्राइब किया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बना कि ये जो अपना सीड है, ये देखिए सीड, तो यहाँ पर सीड का जो कलर है और दूसरा सीड का जो शेप है। तो सीड शेप 2 तरह के थे एक्चुअल में। सीड शेप एक है राउंडेड ऐसा और एक है रिंकल्ड। रिंकल्ड जो सीड है उसकी वजह क्या बताई इन्होंने बताई एब्सेंस ऑफ द SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट। रिंकल्ड का कॉज इन्होंने बताया, इसका जो कॉज था कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम
इसको नाम देते हैं अपन क्या, SBE शॉर्ट में, SBE स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट। जब स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट होता है, यहाँ पे देखिए स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट होता है तो कैसे सीड पैदा होते हैं, रिंकल्ड। इससे रिलेटेड अपन देखें, बाकी का क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो किस क्रोमोजोम पर है, फोर्थ क्रोमोजोम पर जो जीन है वो 3 कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। फिर दूसरा फर्स्ट क्रोमोजोम पर है जो 2 को कंट्रोल करता है। तो ये एक्चुअल में किसके बारे में था, अबाउट द मेंडल। ठीक है, अब आगे अपन डिस्कस करेंगे टेक्निक ऑफ द मेंडल क्या थी और मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या था। ठीक है, इज इट क्लियर?